हेलो दोस्तों, एसएस लोकर्स अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको गद्यखंड भाग का एक नया अध्याय जूठन पाठ का लेखक परिचय और हिंदी अर्थ बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और यह वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेखक के बारे में। पाठ का नाम है हमारा जूठन, पाठ 10 है। जूठन क्या है? तो यह एक आत्मकथा है और यह जो पाठ है यह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जन्म की बात करेंगे हम लोग तो इनका जन्म 30 जून 1950 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन 17 नवंबर 2013 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म स्थान की अगर हम लोग बात करेंगे तो जन्म स्थान बरला मुजफ्फरपुर नगर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। माता का नाम मुकुंदी देवी था और पिता का नाम छोटा लाल था। शिक्षा की अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने अक्षर ज्ञान का जो शिक्षा है वो प्रारंभ में मास्टर सेवक सम प्रारंभ में इन्होंने क्या किया था कि मास्टर सेवक राम मसीही के खुले बिना कमरे बिना टाट चटाई वाले स्कूल में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। तो अक्षर ज्ञान का इन्होंने प्रारंभ कहाँ किया था? तो मास्टर सेवक राम मसीही एक व्यक्ति थे जो इनके मास्टर से, उन्हीं मास्टर से इन्होंने क्या किया कि बिना बंद कमरे वाले बिना टाट चटाई वाले स्कूल में इन्होंने अक्षर ज्ञान की विद्या प्राप्त की थी। उसके बाद वे बेसिक प्राइमरी स्कूल में दाखिल हुए। उसके बाद ये प्राइमरी स्कूल में जो है बेसिक प्राइमरी स्कूल में दाखिल हो जाते हैं और फिर 11वीं की परीक्षा बरला इंटर कॉलेज बरला से उत्तीर्ण करते हैं, लेकिन 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, यानी 12वीं की परीक्षा में वो फेल हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जो है बरला कॉलेज छोड़ करके डीएवी इंटर कॉलेज देहरादून में दाखिल हो जाते हैं और कई वर्षों तक पढ़ाई उनकी बाधित हो जाती है। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये 11वीं तक का परीक्षा बरला इंटर कॉलेज बरला से तो पढ़ाई किए, 12वीं की परीक्षा वहां दिए तो फेल हो गए और फिर उसके बाद उस कॉलेज को छोड़ करके डीएवी इंटर कॉलेज देहरादून में अपना दाखिला करा लिया और वहां पे पढ़ाई की, अपना इंटर का पास हो गए। लेकिन फिर कई वर्षों तक इन्होंने पढ़ाई अपना छोड़ दिया। फिर कहा जा रहा है कि 1992 में हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल श्रीनगर विश्वविद्यालय से उन्होंने हिंदी में एमए किया था। यानी बाद में आगे जाकर के जो बीच में अपना पढ़ाई छोड़े थे तो फिर आगे जाकर के अपना पढ़ाई पूरा करते हैं और हिंदी में एमए करते हैं श्रीनगर विश्वविद्यालय से, जो कि हेमंत नंदन बहुगुणा गढ़वाल जो है श्रीनगर विश्वविद्यालय से वो एमए करते हैं। इसके बाद इनके अगर काम की बात करेंगे हम लोग तो इनका वृत्ति में कहा जा रहा है कि 12वीं की कक्षा में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी गोला बारूद बनाने वाला जो फैक्ट्री था देहरादून में, वहां पे अप्रेंटिस की नौकरी, फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा में जो है ड्राफ्टमैन की इन्होंने नौकरी की। मतलब जब 12वीं कक्षा में थे, एक बार फेल हो गए थे, एक बार 12वीं कक्षा में थे, तब से इन्होंने क्या किया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी बम बनाने वाला या गोला बारूद बनाने वाला जो विभाग था उसमें अप्रेंटिंग की नौकरी या फिर ड्राफ्टमैन की नौकरी इनको मिली थी, तो वो नौकरी कर रहे थे। फिर आगे जाकर के संप्रति भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के उत्पादन विभाग के अधीन जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक और फैक्ट्री देहरादून में अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो था उनमें ही इन्होंने क्या किया, ज्यादा कामकाज किया था। फिर बाद में आगे जाकर के इन्हें जो है कई सारे सम्मान भी दिए जाते हैं, जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार जो है इनको 1993 में दिया गया, परिवेश सम्मान इनको 1995 में मिला और जयश्री सम्मान इन्हें 1996 में दिया गया था। कथाक्रम सम्मान इन्हें 2000 में दिया गया और न्यू इंडिया बुक पुरस्कार इन्हें 2004 ईस्वी में दिया गया। इनकी कृति की बात करेंगे तो इन्होंने जूठन जो इनकी आत्मकथा थी, सबसे इंपॉर्टेंट इनकी रचना है, वीवीआई रचना है, ये याद रखना है कि जूठन इनकी सबसे इंपॉर्टेंट रचना है, उसको इन्होंने लिखा जो इनकी आत्मकथा थी। उसके बाद सलाम घुसपैठिए इनकी कहानी संग्रह था। सदियों का संताप इनकी जो है रचना थी। उसके बाद बहुत हो चुका अब और नहीं, ये इनकी कविता संकलन था। और दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ये इनकी आलोचना थी। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र जो रचना है इसके रचनाकार कौन है।
तो इसके रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। तो हमें ये याद रखना है। सदियों का संताप वश जो है अब बहुत हो चुका, और अब और नहीं, ये भी इनके कविता संकलन था, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इनके द्वारा लिखी गई ये कृतियां थी। इसके बाद हमें 2 पॉइंट और ध्यान में रखना है। एक तो ये याद रखना है कि महाराष्ट्र में इन्होंने मेघदूत नाम से एक नाट्य संस्था की स्थापना की थी। एक संस्था इन्होंने खोला था जिसका नाम क्या था, मेघदूत। मेघदूत नाम से इन्होंने महाराष्ट्र में एक नाट्य संस्था खोली। फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि इस संस्था के माध्यम से उन्होंने अनेक नाटकों में अभिनय के साथ साथ मंचन निर्देशन भी किया। यानी जो नाटक के संस्था की स्थापना इन्होंने किया, तो इस संस्था के माध्यम से इन्होंने अनेक नाटकों में अभिनय किया खुद, और उसका निर्देशन करने का भी काम इन्होंने किया था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप सभी लोग जरूर याद रखिएगा। पूछा जाता है कि मेघदूत नामक नाट्य संस्था की स्थापना किसने की और कहाँ हुई। तो किसने किया, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने। कहाँ हुई थी, तो महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक, ये ध्यान में हमें रखना है। तो ये हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में था। अब हम लोग जो है पाठ की ओर आगे बढ़ेंगे। पाठ का नाम क्या है हमारा, तो जूठन नाम है। लेखक जो थे वो दलित वर्ग से संबंधित थे, मतलब निचले कास्ट के थे, और ये अपने बचपन के घटनाओं के बारे में जिक्र करते हैं कि बचपन में इनके माता पिता, इनके भाई बहन भाभी सभी लोग क्या काम करते थे, और ये कैसे अपने जीवन को जो है गुजारा करते थे बचपन में। इन्हें मास्टर के द्वारा जो परिताड़ित भी किया जाता था, स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था। ये सारी घटनाओं का जिक्र जो इन्होंने अपनी जूठन आत्मकथा में जिक्र किया। यानी यहाँ पे जो जूठन पाठ है, ये स्वयं के बारे में लेखक ने क्या किया है, लिखा है। तो हम लोग आज इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले कहा जा रहा है कि एक रोज मास्टर कलीमराम ने अपने कमरे में बुलाकर पूछा, क्या नाम है बे तेरा। तो लेखक कहते, ओम प्रकाश। मैंने डरते डरते धीमे स्वर में अपना नाम बताया। हेडमास्टर को देखते ही बच्चे सहम जाते थे। पूरे स्कूल में उनकी दहशत थी। यानी कि लेखक जो है अपनी आत्मकथा की शुरुआत कर रहे अपने स्कूल से। जिस स्कूल में बचपन में पढ़ा करते थे, उस स्कूल का हेडमास्टर का नाम था कलीराम। कलीराम हेडमास्टर था। वो अपने कमरे में यानी ऑफिस में बुलाया इनसे और इनका नाम पूछा। तो लेखक बताते हैं कि मेरा नाम ओम प्रकाश है। डरते डरते बताएं। तो जब ओम प्रकाश बोल देते हैं तो वो हेडमास्टर बोलता है कि चूहे का है क्या। हेडमास्टर का दूसरा सवाल उछला। यानी हेडमास्टर पूछता है कि चूहे का है, मतलब कि तुम निचले जाति के हो, दलित वर्ग के हो। तो लेखक बोल देते हैं कि जी। तो वो बोलता है मास्टर कि ठीक है, वह जो सामने शीशम का पेड़ खड़ा है ना, उस पर चढ़ जा और टहनियां तोड़कर झाड़ झाड़ू बना ले। पत्तों की झाड़ू, मतलब कि झाड़ू बनाने के लिए लेखक जो है वो हेडमास्टर बोल देता है कि जाओ तुम शीशम के पेड़ से जो है टहनी तोड़ करके झाड़ू बना लो। पत्तियों के झाड़ू बनाना, और पूरे स्कूल को ऐसा चमका दे जैसा शीशा। तेरा तो यो खानदानी काम है, जा फटाफट लग जा काम पे। यानी कि लेखक को जो है वो काम दे देता है हेडमास्टर। जब उनको पता चलता है हेडमास्टर को कि ये निचले कास्ट के थे, दलित वर्ग के थे, तो इन्हें झाड़ू बनाने के लिए कह देता है और बोलता है कि जाके पूरे स्कूल की तुम सफाई करो, तुम्हारा यही काम है। तब हेडमास्टर के आदेश पर मैंने कमरे बरामदे साफ कर दिए, और तभी वे खुद चलकर आए तो बोले इसके बाद मैदान में भी साफ कर देना। मतलब हेडमास्टर के कहे अनुसार लेखक जो उसकी बात को मान लिए और फिर बरामदे को साफ करते हैं। फिर जाकर के आगे जाकर के वो जो कमरे होते हैं उसको साफ करते हैं। फिर इसी बीच वो हेडमास्टर जो इनके पास आकर बोलता है कि मैदान को भी साफ कर देना। तो लेखक फिर आगे कहते हैं कि लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने में मेरी कमर दर्द करने लगी थी। धूल से चेहरा, सिर अट गया था, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी हुई थी। पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। तमाम अनुभवों के बीच कभी इतना काम नहीं किया था। वैसे भी घर में भाइयों का मैं लाडला था। यानी अपने भाइयों में सबसे छोटे थे लेखक। तो वही बता रहे हैं कि मैं घर में कभी इतना कामकाज नहीं किया, और इतना बड़ा लंबा चौड़ा मैदान मुझे अकेले साफ करना था, तो मेरा कमर जो दर्द करने लगा था। और जो हेडमास्टर था वो इन्हीं की तरफ देख रहा था, पानी पीने भी नहीं देता था इन्हें। इन्हें पूरे स्कूल की वो सफाई करवाता है इनसे। फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि दूसरे दिन स्कूल पहुंचा। जाते ही हेडमास्टर ने फिर झाड़ू के काम पर लगा दिया।
यानी हेडमास्टर क्या कि इन्हें झाड़ू के काम पर लगा दिया, पूरे दिन झाड़ू ही देता रहा। मन में एक तसल्ली थी कि कल से कक्षा में बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन क्या हुआ कि तीसरे दिन मैं कक्षा में चुपचाप जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उनकी दहाड़ सुनाई दी। उनकी दहाड़ सुनकर मैं थर थर कांपने लगा था। एक त्यागी लड़के ने चिल्लाकर कहा, माँ साहब वो बैठा है कोने में। मतलब कि लेखक जो है जब पहले दिन झाड़ू वाड़ू लगा लेते हैं तो दूसरे दिन भी जाते हैं जब स्कूल, तो हेडमास्टर जो इनको यही काम दे देता है, फिर उनको झाड़ू लगाना पड़ता है घर पूरे स्कूल का। जब तीसरे दिन प्रण करते हैं लेखक कि नहीं आज मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगा, चुपचाप जा करके ये बैठ जाते हैं कक्षा में, तो वो हेडमास्टर जो इनको ढूंढने लगता है कि वो लड़का कहाँ गया, किधर गया। तो इन्हीं के कक्षा में का एक जो बदमाश लड़का था वो बता देता है हेडमास्टर को कि हाँ देखिए मास्टर साहब वो कोने में बैठा हुआ है। तो हेडमास्टर जब देखता है इनको तो वो लपक करके उनकी गर्दन पकड़ लेता है और उनके उंगलियों का दबाव मेरी गर्दन पर बढ़ गया था। यानी लेखक का जो है गर्दन जो हेडमास्टर है वो ज्यादा जोर से पकड़ लेता है। कैसे पकड़ता है, जैसे कोई भेड़िया जो है बकरी के बच्चे को दबोच कर उठा लेता है, मतलब उस तरीके से जो है हेडमास्टर लेखक के गर्दन को पकड़ता है। कक्षा से बाहर खींचकर उसने मुझे बरामदे में ला पटका, चीख कर बोले, जा लगा पूरे मैदान में झाड़ू। तो हेडमास्टर जो है इनको गर्दन पकड़ करके बाहर खींच लेता है और खींच के बोलता है कि जाओ पूरे मैदान में तुम झाड़ू लगाओ। फिर इसके बाद लेखक क्या करते हैं कि भयभीत होकर के मैं 3 दिन पुरानी वही शीशम की झाड़ू उठा ली और मेरी तरह ही उसके पत्ते सूख कर झड़ने लगे थे। सिर्फ बची थी पतली पतली टहनियां, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रोते रहते मैदान में झाड़ू लगाने लगा। स्कूल के कमरे की खिड़की दरवाजों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिप छिप कर तमाशा देख रही थी। मेरा रोम रोम यातना की गहरी खाई में लगातार गिर रहा था। मेरे पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजरे। मुझे स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाता देख वो ठिठक गए। मतलब कि जो लेखक के पिताजी थे उन्हें स्कूल में झाड़ू लगाते हुए देख करके वो ठिठक जाते हैं, ठीक ना। और फिर उसके बाद बोलते हैं, बाहर से ही आवाज देकर बोले कि मुंशी जी ये क्या कर रहे हो। वे प्यार से मुझे मुंशी जी बोला करते थे, ठीक ना। उन्हें देखकर मैं फफक पड़ा और वे स्कूल के मैदान में मेरे पास आ गए। मुझे रोता देखकर बोले, मुंशी जी रोते हो, रोते क्यों हो, ठीक से बोलो क्या हुआ है। मतलब लेखक जो है जब झाड़ू लगा रहे थे तीसरे दिन, तो वो पूरे मैदान में तो झाड़ू लगा रहे थे, तो अचानक से उनके पिताजी वहां से गुजरते हैं। तो पिताजी उनको देख लेते हैं। तो पिताजी जो लेखक है उनको प्यार से क्या बोलते हैं, मुंशी जी बोलते हैं। तो मुंशी जी बोल करके पुकारते हैं कि मुंशी जी रो क्यों रहे हो, क्या बात है, ठीक, साफ साफ मुझे बताओ। तो लेखक जो है रोए जा रहे थे अपने पिता को देख करके। तो इनकी हिचकियां जो है वो बंद गई थी। हिचक हिचक कर पूरी बात पिताजी को वो बता दी और कि 3 दिन से मुझे जो है झाड़ू लगवा रहे हैं और कक्षा में पढ़ने नहीं दे रहे हैं। तब पिताजी ने मेरे हाथ से झाड़ू छीन कर दूर फेंक दी। उनकी आंखों में आग की गर्मी उतर गई थी। हमेशा दूसरों के सामने कमान बने रहने वाले पिताजी की लंबी लंबी घनी मूछें गुस्से से फड़फड़ाने लगी थी। चीखने लगे, कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाता है। तो पिताजी की आवाज पूरे स्कूल में गूंज गई थी, जिसे सुनकर हेडमास्टर सहित सभी मास्टर बाहर आ गए थे। कलीराम हेडमास्टर ने गाली देकर मेरे पिताजी को धमकी दिया, लेकिन पिताजी पर धमकी का कोई असर नहीं पड़ा। उस रोज जिस साहस और हौसले से पिताजी ने हेडमास्टर का सामना किया, मैं उसे अभी या कभी भूल नहीं पाया था। यानी लेखक जो ये बता रहे हैं कि जब वो पिताजी जो थे उनको स्कूल में झाड़ू लगाते हुए देखे, तो पिताजी उनके हाथों से झाड़ू छीन करके, और जो हेडमास्टर इनसे झाड़ू लगवा रहा था तो उससे चीख करके वो बोलते हैं कि क्यों आप मेरे बेटे से झाड़ू लगवा रहे हैं, कौन मास्टर है वो। तो हेडमास्टर भी जो है आकर के उनको गाली देने लगता है, बोलने लगता है। लेकिन उस दिन पिताजी जो है उस हेडमास्टर का डट कर सामना किया था। तो लेखक वही बोलते हैं कि मैं अपने पिताजी की यह बात जो है, या उस दिन मेरे पिताजी जो मेरे लिए संघर्ष किए थे, उसको मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। फिर आगे दूसरा भाग में क्या होता है, आत्मकथा के दूसरे भाग में, तो लेखक तो अभी पहले भाग में तो अपने बचपन का जिक्र किए कि बचपन में जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो उनका सामना जो है स्कूल में हेडमास्टर से होता है, जो उनका हेडमास्टर बहुत क्रूर था। अब आगे जो है दूसरे भाग में जो है लेखक क्या जिक्र करते हैं, बताते हैं कि मेरी माँ मेहनत मजदूरी के साथ साथ 8-10 तगांव, तगांव मतलब होता है हिंदू और मुसलमान के घर तथा
हिंदू मुसलमानों के घर में साफ सफाई का काम करती थी, यानी कि जो मर्दों का बैठक खाना या मवेशियों को बांधने का। मतलब ये लोग क्या काम करते थे, जो लेखक के माता पिता थे या भाई हुई, वो हिंदू मुसलमान जो तगाए थे उनके यहाँ जो है घर पे कामकाज करते थे, और जहाँ पे मतलब कि मर्दों का बैठक खाना होता था या मवेशियों को जहाँ बांधा जाता था, वहाँ के साफ सफाई का ये लोग काम करते थे। इस काम में मेरी बहन, बड़ी भाभी तथा जसवीर और जनेश्वर लेखक के भाई थे, और माँ सभी लोग हाथ बटाते थे। बड़ा भाई सुखवीर तगांव के यहाँ वार्षिक नौकरी की तरह काम करता था। तो ये याद रखना है कि इनके टोटल चार, इनको लेकर के, लेखक को लेकर के टोटल 4 भाई हो गए, ठीक ना। लेखक को लेकर के टोटल कितने भाई हो गए, तो 4, जिसमें से एक बड़ा भाई का नाम क्या था, तो सुखवीर, ठीक। एक भाई का नाम जसबीर और दूसरे का नाम जनेसर, 3 हो गए। बड़ी भाभी थी इनकी और एक बहन थी, यानी ये लोग 4 भाई थे और एक बहन थी जिसमें एक भाभी भी थी। और इनके माता पिता, सभी लोग इनके परिवार के सदस्य थे। सभी लोग मिलजुल करके कामकाज किया करते थे। बड़े भाई को बताया गया कि ये जो हिंदू मुसलमान जो तगाए थे, उनके यहाँ वार्षिक नौकरी पर, यानी वर्ष में जो है इनको तनख्वाह मिलता था, वार्षिक नौकरी पर नौकर के रूप में यह काम करते थे। इसके बाद लेखक बताते हैं कि प्रत्येक तगा के घर में 10 से 15 मवेशी, मवेशी यानी जानवर जो है रखा जाता था। वो सामान्य बात थी। उनका गोबर उठा करके गांव से बाहर कुर्डियों पर या उपले बनाने की जगह पर डालना पड़ता था। कुर्डियों मतलब होता है कूड़ा फेंकने वाली जगह। लेखक बता रहे हैं कि प्रत्येक तगा जो अपने यहाँ 10 से 15 जानवर, गाय भैंस बैल सब रखा करते थे, और उनके गोबर फेंकने का काम या उससे उपला बनाने का काम हमें करना पड़ता था। उसके बाद लेखक बताते हैं कि प्रत्येक घर से हर रोज 5-6 टोकरे जो है वो क्या होते थे, गोबर निकलता था, ठीक ना। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, आप लोग समझ जाइएगा, ये गोबर है, ठीक ना। मतलब प्रत्येक दिन जो है प्रत्येक तगांव के घर से 5-6 टोकरी जो है वो गोबर निकलता था। सर्दी के महीने में यह काम बहुत ही कष्टदायक होता था। गाय बैल और भैंस को सर्दी से बचाने के लिए बड़े बड़े दलानों में बांधा जाता था, जिनमें गन्ने की सूखी पातियां, फूल बिछा होता था। मतलब कि पातियां होती है, ये सब बिछा रहता था उनको सर्दियों से जो है बचाने के लिए, ठीक ना। घास फूस पातियां ये सब बिछा हुआ रहता था, इनको बचाने के लिए वहां पे बिछा रहता था। रात भर जानवरों का गोबर और मूत्र उसी दलान में फैलता रहता था। 10-15 दिन बाद एक बार पाती बदली जाती थी या उसके ऊपर सूखी पाती बिछा दी जाती थी। इतने दिनों में दलानों में भरी दुर्गंध से गोबर ढूंढ कर निकालना बहुत तकलीफ दे होता था। दुर्गंध से सिर भिन्ना जाता था। लेखक ये भी जिक्र कर रहे हैं कि प्रत्येक घर में जो है रोज 5-6 जो है टोकरी गोबर निकलता था। तो जब सर्दी का महीना आता था ना, तो यह काम बहुत कष्टदायक हो जाता था, क्योंकि जानवरों को भी बचाना है सर्दी से, और उनको बचाना रहता था। तो घास फूस पुआल बिछा दिया जाता था, और उस पुआल में जो है गोबर को लेखक बताते हैं कि ढूंढना बहुत कठिन हो जाता था, क्योंकि ज़्यादा समय हो जाता था और इससे गोबर से जो है दुर्गंध आने लगती थी, तो हमें गोबर को बटोरने में बहुत दिक्कत होता था। इन सब कामों के बदले लेखक बताते हैं कि हमें 2 जानवर पिछले फसल पर 5 सेर अनाज, यानी लगभग 2.5 किलो अनाज मिलते थे। यानी इतना काम काज करने के बाद जो है इन्हें केवल 2.5 किलो अनाज ही मिलते थे। और अगर किसी के यहाँ 10 मवेशी वाले जानवर थे तो साल भर में इन्हें 25 सेर यानी 12 से 13 किलो ही अनाज मिलते थे। दोपहर के समय हर घर से बची खुची रोटी, जो खास तौर पर चूहों को देने के लिए आटे में भूसी मिलाकर बनाई जाती थी, कभी कभी जूठन भी भंगन की टोकरी में डाल दी जाती थी। यानी लेखक ये भी कह रहे हैं कि हमें कभी कभार क्या होता था कि दोपहर के समय में घर में बची जो रोटी थी उसको जो है हमारे लिए ही खास तौर से बनाया जाता था, आटों में जो है भूसा मिला करके, ठीक, हमें दिया जाता था। और साथ में जूठन को भी हमें भंगन यानी टोकरी में डाल करके दे दिया जाता था। तो ये सब हम लोग का काम था। जब मैं छोटा था तब हमारे माता पिता ये सब काम किया करते थे। फिर कहते हैं कि जब शादी विवाह का मौका होता था, तो जब मेहमान या बारात खाना खा रहे थे तो चूहे दरवाजे के बाहर बड़े बड़े टोकरे लेकर बैठे रहते थे। बारात के खाना खा चुकने पर जूठी पतले उन टोकरों से या टोकरों में डाल दी जाती थी, जिन्हें घर ले जाकर वे जूठन इकट्ठा कर लेते थे, ठीक। पूरी के बचे खुचे टुकड़े, एक आधा मिठाई का टुकड़ा या थोड़ी बहुत सब्जी पत्तल पर पाकर बिछे बाछे खिल जाती थी। जिस बारात के पतलों में से जूठन कम उतरती थी, कहा जाता था कि भुक्कड़ लोग आ गए हैं, सारा चट कर जाएंगे।
अक्सर ऐसे मौके पर बड़े बूढ़े ऐसी बारातों का जिक्र बहुत रोमांचक लहजे में सुनाया करते थे और उस बारात से उतनी जूठन आई कि महीने खाते रहे थे। यानी फिर आगे लेखक ये बताते हैं कि शादी विवाह का जब मौका होता था तो मेहमान उमान बारात वारात जो खाना खा लेता था और बचा हुआ जो उनका जूठन होता था तो वो हमें मिला करता था। अब उस जूठन में जो भी आधा पूरिया बच जाए या आधा रसगुल्ला बच जाए या मिठाई बच जाए तो उसको हम लोग अलग करते थे घर ला करके। अगर कभी पत्तल में जूठन नहीं बचता था तो हम लोग बोलते थे कि सारा बुक्खड़ जो है यही आ गए, सारा खाना चट कर गए हैं। और बड़े बूढ़े लोग जो इसका जिक्र ये बताते थे कि बारात से इतनी जूठन आई कि महीनों खाते रहेंगे। तो ये बोली बोलते थे कि हमें जूठन भी आज नसीब नहीं हुआ। तो ऐसी इनकी जिंदगी थी लेखक की। साथ ही लेखक के अलावा और भी इनके जाति के जो भी लोग थे उनका भी जिंदगी इसी तरीके का था। तो उस जिंदगी का वो जिक्र कर रहे लेखक सोच करके। फिर बताते हैं कि पत्थरों से जो पुरियों के टुकड़े एकत्र होते थे उन्हें धूप में सुखा लिया जाता था, चारपाई पर कोई कपड़ा डालकर उन्हें फैला दिया जाता था और अक्सर मुझे पहरे पर बैठाया जाता था क्योंकि सूखने वाली पुरियों पर कौवे मुर्गियां कुत्ते अक्सर टूट पड़ते थे। जरा सी आंख बची कि पुरिया साफ, इसलिए डंडा लेकर चारपाई के पास बैठना पड़ता था। लेखक ये भी जिक्र कर रहे हैं कि जो पत्तलों से पुरिया के टुकड़े हम लोग एकत्र करते थे तो उसको धूप में सुखाते थे, चारपाई पर कपड़ा बिछा करके उसको डाल करके फैलाते थे और उस पर पहरा देना पड़ता था क्योंकि सूखा पुरिया जो है, जो और भी अन्य जानवर है जैसे कौवा हो गया, मुर्गी हो गए या कुत्ते हो गए, तो ये सब आकर के खाने के लिए टूट पड़ते थे। तो इसलिए मुझे पहरे पर लगाया जाता था। लेखक खुद को जिक्र कर रहा है कि मैं पहरा दे देता था डंडा लेकर के। अगर थोड़ा सा भी मेरा आंख लग जाए या इधर उधर मैं हो जाऊं तो ये सारा पुरिया जो ये लोग खा जाते थे, तो इसलिए मुझे पहरे पर लगाया गया था। तो आज के लिए हम लोग इतना ही आत्मकथा को पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का आत्मकथा मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। तो आप सभी लोग हमारे चैनल पर जरूर जुड़े रहें और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारे नए नए वीडियो का अपडेट आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।